नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। लोकतंत्र में यूं तो सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति होती है और उसकी समीक्षा ही उसके लिए मायने रखती है। मगर देश में जहां सियासी हितों को लेकर केंद्र और राज्य में टकराव देखने को मिलते हों, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रशंसा मायने रखती है कई लिहाज से। इसमें गवर्नेंस तो मुद्दा है ही, मिशन 2022 भी अहम हो जाता है। तो ये 10 बहनें कितना कमाई करते हैं? आप ये नर्सरी शुरू किए हैं जी, हमें महीने में 50,000 बचत हो जाती है। साल में 6 लाख बचत हो जाती है। 6 लाख रुपया एक साल में? जी, और जो एक वाहन है उसको मैं महीने में 3,000 दे देती हूँ। तिलक राम जी नमस्ते। अपना परिचय, अपने काम के विषय में थोड़ा बताइए तिलक राम जी। खेती करता हूँ साहब, और जैसे और पिपरमिंट लगाया था उसको काट लिया हूँ साहब, और अब धान लगाने वाले हैं। सर, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं कोडरा ग्रांट जिला सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। मैं मुंबई में राजमिस्त्री का काम करता था। लॉकडाउन के दौरान मैं और मेरा छोटा भाई गांव वापस लौट कर आए। प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि गांव वापस आने के बाद मुझे और मेरे भाई को और मेरे गांव में जितने लोग आए हैं सबको राशन किट भी दिया गया और 1,000 रुपया भी दिलाया गया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। और राज्य सरकार को हमारे हुनर के मुताबिक हमारे ही गांव में हमें काम भी दिलाया गया, जिससे मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक दिन, एक वक्त और 1 करोड़ लोगों के हाथ रोजगार का ये ऐसा अवसर है जिसने न केवल उनकी जिंदगी के रास्ते बदले हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासी राह भी। इस राह की मंजिल है 5 कालिदास मार्ग, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की पट्टी लगी है। और ये पट्टी न बदले, इसका दारोमदार पीएम मोदी ने कुछ इस तरह संभाला है कि उन्होंने यूपी के लोगों से न केवल संवाद किया, बल्कि उनके जीवन में आए इस अहम बदलाव का किरदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक, दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। और आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं डबल इंजन। मैं जिस डबल इंजन की बात हमेशा करता हूं, ये प्रयास आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान इसका बहुत उत्तम उदाहरण है। यूपी सरकार ने कोरोना के वैश्विक संकट में उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिशों की पीएम मोदी ने दिल खोलकर तारीफ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से यूपी में कोरोना संकट कितना कम हुआ, कैसे लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ, और रोजगार परक उद्देश्यों पर जिस तरह से सीएम योगी ने सफलता की इबारत लिखी है, उससे प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद नजर आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर कोई इससे प्रेरणा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अपने यहां ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। और मैं तो यूपी का सांसद हूं। जब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अच्छे काम होते हैं तो मुझे जरा ज्यादा ही आनंद होता है, क्योंकि वहां के
लोगों की मेरी भी जिम्मेवारी है। साथियों, संकट के समय जो साहस दिखाता है, सूझबूझ दिखाता है, सफलता उसी को मिलती है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं, अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। योगी सरकार के गुजरे 3 सालों की यह ऐसी समीक्षा है जिसमें सियासी पैमाने तो हैं ही, उनके नेतृत्व को लेकर पनपी शंकाओं के समाधान का जवाब भी है। क्योंकि कोरोना काल में अस्पतालों की व्यवस्थाओं से लेकर राशन पहुंचाने या आर्थिक मदद करने में जिस तरह से सीएम योगी और उनकी टीम 11 ने कदम उठाए, उसने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे चाहकर भी विपक्ष नहीं लांघ सकता और उसे अपने सियासी सवालों के साथ पीछे खड़े रहना होगा। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते। लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया और वे देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। 1000 करोड़ रुपए का ऋण सीएम योगी के नाम पर वक्त के पन्नों में एक ऐसा अदृश्य दस्तावेज प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है जिसे विपक्ष को देखने का मौका 2022 के विधानसभा चुनाव में ही मिलेगा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की पीएम मोदी की तरफ से की गई ये समीक्षा एक ऐसा सबूत होगी जिसके बाद विपक्ष लाजवाब होगा। हालांकि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, तो सवाल उठाने की रिवायत वो निभाएगा भी। एक तरीके से यह जो प्रधानमंत्री की आज जो घोषणा थी या प्रधानमंत्री के आज जो संभाषण था, वो एक ढंग से आने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज भी करता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष ने, प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने, दोनों ने उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार सृजन से जोड़ करके आने वाले चुनाव का आगाज कर दिया है। और समाजवादी पार्टी ने आज से धरना प्रदर्शन करके, डीजल पेट्रोल के बहाने ही धरना प्रदर्शन करके उन्होंने चुनावी राजनीति का, आने वाले चुनावी राजनीति का एक आगाज कर दिया है। यूपी सरकार ने सियासत के पन्ने वक्त की लकीरों से लिखे जाते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह गुजरे 3 सालों के बीच कोरोना के ये 3 महीने गुजरे हैं और यूपी सरकार के साथ सीएम योगी के प्रबंधन की तस्वीर सामने आई है, उसने प्रदेश की सियासी लहर का रुख भाजपा की तरफ मोड़ दिया है और इसके नतीजों का इंतजार 2022 तक करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये महज इत्तेफाक है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, उसी दिन कानपुर में एक गांव के लोगों की तकलीफ सामने आई। तकलीफ रोजगार को लेकर नहीं है, बल्कि कमाई और ज़रूरत के खर्च में फ़र्क को लेकर है। मनरेगा के तहत गांव के लोगों को काम मिला है, लेकिन परिवार के लिहाज से काफ़ी नहीं है। ऐसे में लोग फिर से उन्हीं शहरों का रुख करने का मन बना रहे हैं जहां से वो लौट कर आए थे।
गांव पहुंचे तो दिल तसल्ली में डूबा रहा, लेकिन जरूरतों ने रफ्ता रफ्ता तसल्ली को जब गिरफ्त में लेना शुरू किया तो कमाने की सुध हुई। और अब जो कमाई हो रही है उससे मन खट्टा हो गया है और उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान हुए लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे प्रवासी मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर अपने घरों तक पहुंचे। अभी जो सिलसिला है वो पूरी तरह से थमा भी नहीं था, लेकिन अब ये प्रवासी मजदूर जो हैं, जो अपने गांव और घरों की तरफ आए थे, वो वापस से एक बार दूसरे प्रदेशों में जाने की जो तैयारी है वो बना चुके हैं। वजह ये है कि जिस तरह से ये लोग आए थे, रोजी रोटी का संकट था। हालांकि प्रदेश सरकार ने इनके लिए व्यवस्थाएं की, मनरेगा के तहत नौकरी दी गई, लेकिन जो ये अलग अलग प्रदेशों से लोग आए थे उनका कहना है कि वहाँ पर कोई बिजली का काम करता था, कोई कारपेंटर का काम करता था, कोई पेंटिंग का काम करता था, लेकिन यहाँ पर उनको मनरेगा में जो नौकरी मिली है, हालांकि उनसे उनकी भूख तो मिट रही है, लेकिन जो परिवार चलाना है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। असल में मजदूरों को लौटने पर काम तो मिला, उन्हें गांव के मनरेगा के तहत रोजगार मिल गया, लेकिन मुसीबत परिवार का खर्चा है, क्योंकि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी केवल 202 रुपए है। वैसे तो मनरेगा के तहत काम मिलने की समय सीमा भी 200 दिन तय है। ऐसे में अगर किसी को महीने भर का भी काम मिल जाए तो महीने की कुल कमाई 6060 रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी है, जबकि ये लोग जिन शहरों में गुजारा कर रहे थे वहाँ इनकी कमाई 8 से 10 हज़ार रुपये तक हो जाती रही। नोएडा फेज 2 में काम करते थे तो वहाँ हमको 10,000 सैलरी हमको मिलती थी। तो अब वहाँ से महामारी के कोरोना के उसमें अपनी जान बचाते हुए आए, तो यहाँ आए। फिलहाल हमको यहाँ साधन बढ़िया मिला, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, मतलब अपना पेट जिंदा है। और आज भी नरेगा का काम मिल रहा है, 201 रुपये की तनख्वाह हम लोगों को मिल रही है, परंतु उसमें परिवार नहीं पल पा रहा है सर। और हम ये चाहते हैं कि अगर किसी तरीके से अगर साफ़ सफाई होता है तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग वहीं निकल जाएंगे। तो गरीबत में नहीं कोई चाहता है सर कि मतलब कोई परदेश जाए, अपने घर में खाना कमाना चाहता है, परंतु यहाँ इससे पेट नहीं भर रहा है। ये दास्तान सिर्फ मजदूरों की नहीं बल्कि कई ऐसे भी थे जो सुपरवाइजर जैसी जिम्मेदारियां उठा रहे थे। ऐसे में इनकी कमाई 15,000 रुपये तक पहुंच जाती थी, जिसमें मेहनत और मशक्कत के नाम पर लिखा पढ़ी का काम ज़्यादा था। अब गांव में मनरेगा में मिल रहा काम उन्हें रोज के सिर्फ 202 रुपये दिला रहा है, जबकि कड़ी धूप में मेहनत भी करनी पड़ रही है। कमाई और खर्च का ये फर्क अब गांव में रहने वाले मजदूरों को बेचैन करने लगा है। ऐसे में अपनी वापसी के लिए छटपटाने लगे हैं। यही वजह है कि अब ये लोग एक बार फिर से अपने जो जहाँ नौकरी करते थे वहाँ पर जाने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ तमाम जो मजदूर हैं जो बाहर से आए थे वो मौजूद हैं। आप जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए थे? बीर हरियाणा से। हरियाणा, वहाँ मैं हॉर्टिकल्चर का सुपरवाइज़र था और वहाँ मुझे 17,000 रुपये सैलरी मिलती थी। और यहाँ पे वहाँ से जैसे जैसे बचा के हम लोग यहाँ आए, और यहाँ पर क्या है कि मनरेगा का काम हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन उससे कोई गुजारा नहीं हुआ। उससे क्या है कि रोटी तो मिल रही है पर सब्जी नहीं मिल रही है। ग्राम प्रधान के हाथ में सिर्फ इतना ही था कि वो गांव लौटने वालों का जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें काम दें, तो ये सब कर दिया गया। लेकिन प्रधान भी इस बात को समझ रहे हैं कि कमाई उतनी नहीं कि गुजारा आराम से हो सके, इसलिए वो वापसी करने वाले मजदूरों की मजबूरी समझ रहे और उन लोगों को भी जो ट्रेन और बस सेवा के सामान्य होने पर गांव से निकल जाएंगे। वजह यह है कि गांव में देखते हुए कि जिस हिसाब से काम चल रहा था इनका मनरेगा के तहत, तो इसमें 202 रुपये हैं। इतने में इनकी भरपाई नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे जो प्रदेश में लोग बाग थे उनको ज़्यादा पैसा मिलता था और यहाँ पैसा कम मिलता है, इसलिए उनका परिवार का पालन पोषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। यही एक कारण है। तो क्या लग रहा है कि लोग वापसी करना शुरुआत करें? हाँ, वापस करेंगे। घर आने के मोह में जिस तरह से मजदूरों ने वापसी की थी, उसके लिए जितने कष्ट सहे थे उन्हें उसकी कीमत तो चुकानी ही थी। वो चाहे कमाई गंवा कर चुकाते या फिर हालात से समझौता कर। ये कहानी कानपुर के मजदूरों की है। हो सकता है और भी जिलों के लोगों की कुछ ऐसी ही हो। कानपुर से प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि की दवा कोरोनिल को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। आयुष मंत्रालय दवा के प्रचार प्रसार पर
रोक लगा चुका है। जांच करने की बात कही गई है। पतंजलि का कहना है कि दवा के लाइसेंस को लेकर कोई गलत कदम नहीं उठाया गया है। और इसी बीच उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर की दवा बनाने की ही अनुमति दी थी। योग गुरु बाबा रामदेव की कोरोना के इलाज के लिए बनाई गई दवाई कोरोनिल पर इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत का भी इस पर बयान आ चुका है। सीएम ने बयान तो दिया, मगर वो भी सोच समझकर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो काम हो वो विधिक तरीके से होना चाहिए। जो भी काम होना चाहिए वो विधिक होना चाहिए। उसकी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। अभी पतंजलि ने जो किया है, मैं निम्स जयपुर के डायरेक्टर का बयान पढ़ रहा था, देख रहा था एक चैनल पर। उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं और 3 दिन में 69% और एक हफ्ते में 100% क्योर हुए हैं पेशेंट। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि प्रोसीजरल कोई फॉल्ट है उसमें, वो थोड़ा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम जब सरकार करती है, किसी को संबद्धता देती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, तो उसका एक सर्टेन प्रोसीजर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ज्यादा कुछ नहीं बोले, कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी है। उधर उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि दिव्य फार्मेसी के प्रदेश सरकार की तरफ से इम्यूनिटी बूस्टर की दवा बनाने की अनुमति दी गई थी, मगर इसके बाद बाबा रामदेव की कंपनी की तरफ से कोरोना की दवाई बनाने की बात कही गई। दावा किया गया कि इस दवाई के ट्रायल के दौरान कोरोना के इलाज में रामबाण का काम किया है। हमने उनको जो इम्यूनिटी बूस्टर का जो लाइसेंस जारी किया था, जिसको हम प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के रूप में हमने उनको लाइसेंस दिया था प्रदेश सरकार ने। लेकिन उन्होंने जिस तरह आज हमको डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं प्रदेश सरकार को, उन्होंने उस पर 100 से अधिक विभिन्न प्रदेशों में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उन पर ट्रायल किया है, उन पर क्लिनिकल ट्रायल किया है और उसके जो रिजल्ट आए हैं, जो उनकी रिपोर्ट आई है, वो निश्चित रूप से बड़ी सकारात्मक है। दरअसल मंगलवार को बाबा रामदेव ने कोरोना किट लॉन्च की थी, जिसमें दिव्य श्वासारी वटी और दिव्य कोरोनल टेबलेट के साथ ही अड़ू तेल मौजूद था। रामदेव ने दावा किया था कि यह दवा कोरोना की दवा है, इसमें कोरोना के पेशेंट 100% ठीक हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद बाबा रामदेव के इस दावे पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया। आयुष मंत्रालय ने इसे ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन मानते हुए दिव्य योग फार्मेसी को नोटिस जारी कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि दिव्य योग फार्मेसी को इसका लाइसेंस किसने जारी किया? इसमें एक कम्युनिकेशन गैप था। सरकार ने कुछ पूछा था, हमने जवाब दे दिया है और सरकार आयुर्वेद के संदर्भ में सकारात्मक है और आयुर्वेद के प्रशंसक है, इसीलिए हमें कोई वो नहीं है। एक कम्युनिकेशन गैप था, उसका जवाब हमने दे दिया। दूसरी बात रही कि हमने कोई दवाई का प्रचार प्रसार दवाई का नहीं किया, हमने तो दवाई लॉन्च किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान हो या मंत्री हरक सिंह रावत, दोनों के बयान आपने सुन लिए। अब सवाल यह है कि क्या किसी कंपनी को इम्यूनिटी बूस्टर की दवा के लाइसेंस पर कोरोना की दवाई बनाने की इजाजत दी जा सकती है? चलिए मान भी लिया जाए कि ये दवाई कोरोना के इलाज में काफी असरदार है, मगर सवाल आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस का है। अगर उसकी कहीं भी अनदेखी हुई है तो फिर क्या सरकार को इस मामले को साफ नहीं करना चाहिए? कोटद्वार से गिरीश तिवारी के साथ हरिद्वार से रोहित सिकोला और देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का।